नमस्कार दोस्तों, आज के सत्र में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा का उद्भव, विकास और अपभ्रंश, अवर्ण, अवहट्ट और पुरानी हिंदी के संबंध में। तो आइए आज की सत्र के परिचर्चा शुरू करते हैं। आज के सत्र की चर्चा क्या है, तो चलिए चलते हैं। क्या है आज हम जो लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपभ्रंश से हिंदी और विकास यात्रा कि अपभ्रंश जो है वो किस किस से माध्यम से होके और किस तरह से खड़ी बोली तक पहुंची है। और दूसरा पॉइंट जो है वो है अपभ्रंश और अपभट्ट और पुरानी हिंदी के संबंध में कि किस तरह से अपभट्ट और अपभ्रंश का विकास हुआ है और किस तरह से पुरानी हिंदी का विकास हुआ है। और इसमें जो हमारे आधार ग्रंथ हैं वो क्या हैं, इन्हें कंठस्थ करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, हिंदी भाषा का इतिहास है वो किसने लिखा है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। किसने लिखा है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। दूसरा पॉइंट क्या है, हिंदी उद्भव, विकास और रूप, ये जो है ये किसने लिखा है, ये पॉइंट जो है डॉक्टर हरदेव बहारी ने लिखा है। किसने लिखा है, डॉक्टर हरदेव बहारी ने। तीसरा पॉइंट जो है वो है हिंदी भाषा का इतिहास, ये जो पॉइंट है ये किसने दिया है, ये दिया है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। ये हमें कंठस्थ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलते हैं आगे। क्या है आगे, आगे जो है अपभ्रंश से हिंदी, अपभ्रंश से हिंदी की ओर क्या पृष्ठभूमि रही है, किस तरह से क्या विकास रहा है, क्या प्रक्रिया रही है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं कि भाषा के रूप में हिंदी के विकास में क्रमिक चरण है। क्या है, भाषा के रूप में हिंदी जो है, हिंदी के विकास के क्रमिक चरण है। पुरानी हिंदी तक आकर भाषा हिंदी के रूप में निश्चित आकार ग्रहण करने लगी है। क्या पुरानी हिंदी जो है वो भाषा हिंदी के रूप में अपना आकार ग्रहण करने लगी थी। तो चलिए आगे क्या है, आगे देखते हैं। आगे है कि अपभ्रंश के अंतिम चरण में लगभग 8वीं और 9वीं शताब्दी में अपभ्रंश के 8वीं और 9वीं शताब्दी में जो है अपभ्रंश का अंतिम चरण था। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त भाषा विकसित होने लगी थी। जो अपभ्रंश था उसके प्रभाव से हटके और दूसरी अपभट्ट की तरफ भाषा शुरू हो गई थी, जिससे भाषाविदों ने, काफ़ी विद्वानों ने अपभट्ट, उत्तर अपभ्रंश और पुरानी हिंदी कहा है। कुछ विद्वानों ने अपभट्ट को ही अपभ्रंश और पुरानी हिंदी कहा है। यद्यपि 16वीं शताब्दी में 16वीं ईस्वी में सदी के तक अपभ्रंश का छुटपुट प्रयोग साहित्य में होता रहा है। जो 16वीं सदी थी उसमें अपभ्रंश का छोटा मोटा प्रयोग होता रहा है हिंदी साहित्य में। चलिए आगे क्या है कि आरंभ में हिंदी का विकास ब्रजभाषा, अवधी, मगही, मैथिली, कन्नौजी, बुंदेलखंडी, मेवाती आदि लोक भाषाओं के रूप में प्रयोग हुआ। जो अपभ्रंश भाषा थी उसका किस किस में आरंभ में ही किस किस के प्रयोग हुआ, ब्रजभाषा में, अवधी में, मगधी में, मगही में, मैथिली में और कन्नौजी, बुंदेलखंडी, मेवाती आदि लोक भाषाओं के रूप में प्रयोग होने लगा। उसके बाद चंद्रधर शर्मा ने क्या कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने नगरी प्रचारिणी पत्रिका नवीन संस्करण भाग 2 में पुरानी हिंदी नामक लेख में उत्तर अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी माना है। क्या माना है, अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी माना है। किसने माना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने।
किस पत्रिका में इन्होंने लिखा है? नगरी प्रचारणी में लिखा है इन्होंने। आगे क्या है? आगे है कि राहुल सतकायन ने राहुल सतकायन की जो पत्रिका थी गंगा के संवत 1989 के अंक में हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी रचनाएं नामक लेख लिखकर उत्तर अपभ्रंश में 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच उत्पन्न कवियों को हिंदी का प्राचीन कवि माना है। किसने माना है? राहुल सतकायन ने। किसमें माना है? और ये बात किसमें लिखी है उन्होंने ये बात गंगा पत्रिका के में लिखी हुई है। और अपभ्रंश को हिंदी का प्राचीन रूप माना है। हिंदी का प्राचीन रूप किसने माना है? राहुल सतकायन ने। आगे क्या है? आगे चलिए। आगे है कि आचार्य शुक्ल ने भी प्राकृत को अंतिम अवस्था अपभ्रंश से हिंदी का प्रादुर्भाव माना है। क्या माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत की जो अंतिम प्राकृत भाषा थी, जो उसकी अंतिम अवस्था थी, उसे क्या माना है? उसे हिंदी का प्रादुर्भाव माना है। क्या माना है? प्रादुर्भाव माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने उत्तर अपभ्रंश के कवियों को हिंदी का आरंभिक कवि माना है। किसका आरंभिक कवि माना है? हिंदी का आरंभिक कवि मानकर आदिकाल में स्थान दिया है। किसमें स्थान दिया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल में कई कवियों को स्थान दिया है। आगे चलिए। आगे क्या है कि आचार्य हजारी प्रसाद ने अपना मत क्या दिया है हिंदी साहित्य में और अपभ्रंश में? उन्होंने अपना मत दिया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 12वीं शताब्दी तक की अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के रूप में स्वीकार किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 12वीं शताब्दी में पुरानी हिंदी के रूप में किसको माना है? अपभ्रंश को स्वीकार कर लिया और उत्तरकालीन अपभ्रंश साहित्य को आदिकालीन साहित्य में शामिल किया और इन्होंने तत्सम शब्द प्रधान उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना है। तत्सम शब्द जो संस्कृत के वर्ड होते हैं, तब इन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी को माना है और इन्होंने पुरानी हिंदी के रूप में अपभ्रंश को स्वीकार कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि उत्तर अपभ्रंश से ही हिंदी के विकास के बीच एक कड़ी है। वो कड़ी कौन सी है? अपभट्ट है। कौन सी कड़ी है? अपभट्ट है। आगे चलिए। आगे क्या है? हिंदी ने अपभ्रंश से विकास और यात्रा। तो हिंदी ने अपनी पूर्ववर्ती भाषा अपभ्रंश से अनेक तत्व ग्रहण किए। जो हिंदी थी हमारी पूर्ववर्ती पुरानी हिंदी, उसने अपभ्रंश से कई सारे गुण प्राप्त किए और ग्रहण किए। हिंदी ने अपभ्रंश से ध्वन्यात्मक परिवर्तनों की व्यवस्था पाई। क्या पाई? ध्वन्यात्मक परिवर्तनों की, जैसे तत्सम तद्भव, इन चीज़ों की बहुत परिवर्तन की व्यवस्था पाई और अपने अंदर परिवर्तन किए। जैसे हरस्व स्वर कौन से होते हैं? ये ओ मूर्धन्य स्वर जो हैं, ओड़ा अड़ा, ध्वनियाँ हिंदी में स्वीकृत हैं। आगे चलिए। आगे क्या है? आगे है कि री और विसर्ग के लोप की परंपरा हिंदी में चलती रही है। री और विसर्ग की जो लोप की परंपरा जो थी, वो हिंदी में ही चलती रही है। जैसे मृत्यु जो है और मीचू, देखो मृत्यु का जो रा है, ऋषि वाला जो मात्रा है वो मीचू में हुआ। घृत जो है घी में। आओ जो है ओ और ए जो है ए का विकार अपभ्रंश से हिंदी में आया है। औ का जो विकार है वो ओ में हो गया और ए का जो विकार है वो ए में हो गया। ये अपभ्रंश से ही हिंदी में आया है। जैसे
देखो चौर लिखा है, चौर को चोर कहते हैं, एरावत को एरावत कहते हैं। तो इस तरह से ये जो भाषाएं हैं वो अवधि की हैं। आगे चलिए, आगे क्या है? आगे है कि नासिक के व्यंजन के सहयोग के लिए अनुसार का प्रयोग अपभ्रंश से हिंदी में आया है। नासिक के वर्ण जो हैं उनका जो अनुसार का प्रयोग है वो अपभ्रंश से ही हिंदी में आया है। जैसे पंचम, देखो पंचम लिखा है तो वा जो है इसका लोप हो गया और पंच हो गया। गंगा, गंगा देखो गंगा किस तरह से लिखा है और गंगा ड़ा का जो है उसका लोप हो गया। नासिक के का जो 5वां अक्षर है उसका लोप हो जा रहा है। जो वर्णमाला के 5वां अक्षर है उसका लोप हो जा रहा है और उसे किस तरह से अनुसार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे हिंदी, देखो हिंदी को हम लोग ना को लोप हो जा रहा है और हिंदी इस तरह से लिखने लगे हैं अनुसार लगा के। आगे चलिए, आगे क्या है? आगे है कि व्यंजनों, संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर मध्यकालीन आर्य भाषाओं में द्वित्व की प्रवृत्ति, किंतु उत्तर अपभ्रंश में द्वित्व व्यंजनों का सरलीकरण रहा है। क्या है कि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन जो किसी दो अक्षर के मिलाने से एक वर्ड बनता हो, एक अक्षर बनता हो, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और द्वित्व क्या होते हैं? जिसमें एक अक्षर 2 बार प्रयोग होता है, उसे द्वित्व। जैसे कर्म, कर्म का क्या बना? कम्म बना, कम्म से काम बना। अच्छी, अच्छी देखो अच्छी से क्या बना? अक्खी, अक्खी बना, अक्खी के बाद आँख बना, क्या बना? आँख। तो ये जो है तत्सम है। क्या है? तत्सम। ये अर्ध तत्सम है और ये तद्भव है। क्या है? तद्भव है। हिंदी की आगे क्या है कि हिंदी की अधिकांश तद्भव शब्दावली इसी नियम से निर्मित हुई। हिंदी की जो अधिकांश भाषा है और जो अधिकांश बोली जाने वाली भाषाएं हैं वो इसी तरह से और इसी रूप में हिंदी में आई हुई हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या है? आगे है कि अपभ्रंश में का, गा, चा, जा, ता, दा के लोप से शेष स्वर को पूर्व स्वर के साथ संयुक्त करने की प्रवृत्ति है। क्या है कि का, गा, चा, जा जो वर्ड हैं इनके लोप से शेष पूर्व स्वर के साथ संयुक्त करने की प्रवृत्ति या हिंदी में ही दृष्टिगत थी, या हिंदी में पहले से ही दृष्टिगत थी। जैसे अंधकार, अंधकार को अंधाकार, फिर आधार बना, फिर अंधेरा बना। देखो का वर्ड जो है यहाँ पर इसको लोप हो चुका है, यहाँ पर आ गया, फिर आ को लोप हो चुका, हाँ, फिर यहाँ पे पूरा अंधेरा हो गया। चलिए आगे, आगे क्या है? आगे है कि अपभ्रंश में 3 करियाँ शेष रूप से हैं। 3 जो कारकी रूप हैं वो शेष हैं। क्या हैं? कारक रूप। कौन कौन से कारक रूप हैं? कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, संप्रदान, अपादान, संबंध। कालांतर में इन्हीं से हिंदी कारकों का विकास हुआ है। तो हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। इन्हीं से ही कारकों का विकास हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है कि अपभ्रंश उकार बहुला भाषा जिसका प्रभाव हिंदी की ब्रज और अवधी आदि बोलियों पर पड़ा है। हिंदी को जो उकार बहुला भाषा थी उसी भाषा से और उसी बोली से
हमारी हिंदी की ब्रज भाषा पर और अवधी बोलियों पर बहुत सारा प्रभाव पड़ा है। जैसे मनु, मनु किसको कहते हैं? मन को। राम, राम किसको कहते हैं? जैसे अवधी में हम लोग मन को मनु कहते हैं और राम को रामू कहते हैं, काल को कालू कहते हैं। इस तरह से हमारी ब्रजभाषा और अवधी पर बहुत भारी प्रभाव पड़ा है, बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। महाप्राण ध्वनियों के स्थान पर हा के प्रयोग की प्रवृत्ति है। जैसे महाप्राण जो स्वर होता है उससे उसका प्रयोग की बहुत, जैसे कथा, कथा का क्या बना? कहा बना। कहा का कहानी बना। कहनी कहनी बना। कहनी से फिर कहानी बना। क्या? कथा से कहा बना, फिर कहनी बना, फिर कहानी बना। चलिए नेक्स्ट आगे क्या है, आगे देखते हैं कि अपभ्रंश में 2 लिंग हैं। कौन कौन से लिंग हैं? 2 लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कौन कौन से लिंग हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और संस्कृत में कितने लिंग हैं? उसमें 3 हैं। इसमें अपभ्रंश में जो है तीसरे लिंग का लोप कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? तीसरे लिंग का जो है लोप कर दिया गया। और इसमें जो है वचन का भी लोप हुआ है, द्विवचन का बिल्कुल लोप कर दिया गया है। हिंदी अपभ्रंश भाषा में सिर्फ एक वचन और बहुवचन माना गया है, द्वितीय वचन का लोप कर दिया गया है। हिंदी पर भी इसका प्रभाव पड़ा है, हिंदी पर भी इसका प्रभाव पड़ा है, क्योंकि अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है तो हिंदी पर प्रभाव पड़ना मुमकिन है। चलिए चलते हैं आगे क्या है, आगे देखते हैं कि हिंदी में सर्वनाम अपभ्रंश से विकसित हुए हैं। हिंदी में जो सर्वनाम हैं वो किससे विकसित हुए हैं? वो हमारी अपभ्रंश भाषा से ही लिए गए हैं। जैसे हऊँ, हऊँ को हाऊ कहते हैं, किसमें? ब्रज भाषा में हाऊ कहते हैं। मैं को मैं कहते हैं ब्रज भाषा में। आगे देखते हैं आगे क्या है, अपभ्रंश से हिंदी के पुरुषवाची सर्वनाम विकसित हुए हैं। क्या हुए हैं? सर्वनाम। तुहूम से देखो तुम बना है, तुम्हें से तुम्हें बना है, तुझ से तुझ बना है। क्या बना है? तुझ से तुझ बना है। आगे देखते हैं आगे क्या है कि अदस, अदस जो है संस्कृत ओहो, ओए अपभ्रंश अवधि हैं। ये जो है अदस जो है वो संस्कृत वर्ड है। क्या है? संस्कृत वर्ड है। और उसके बाद अदस से क्या बना है? ओहो बना है। ये किस भाषा में बना है? अपभ्रंश और अवधि में। फिर ओहो बना है, फिर ओए बना है। तो ये किस में बने? अपभ्रंश से अवधि में बने। किस में बने? अपभ्रंश से अवधि में। हिंदी में वहा विकसित है, हिंदी में वहा विकसित है। को के कवन, देखो अपभ्रंश में को के कवन, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कौन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कौन। अप, अपने, सब से क्रमशः आप, अपना, सब विकसित हैं। अपभ्रंश में अप को आप कहते हैं, अपने को अपना कहते हैं, सब से सब। ये सब जो है हमारे अपभ्रंश से हिंदी भाषा में प्रचलित शब्द हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे जो है कि अपभ्रंश के सर्वनामिक विशेषण यथा जैस, जैस को क्या? जैसे, जैसा, जैस, जैसा। कईस, तेईस, आइस अवधि में यथावत स्वीकार, किंतु परिनिष्ठित हिंदी में रूप थोड़ा परिवर्तित होकर जैस क्रम बना है। देखो अवधि में जो है बोलते हैं जैस, कईस, तेईस, आइस, ये अवधि के रूप हैं, ये अवधि में प्रचलित शब्द हैं। और हिंदी में ये सब कैसे बने हैं? जैसा, कैसा, तैसा, ऐसा के रूप में विकसित हुए हैं। अपभ्रंश के एकित, के कित, जैतित से क्रमशः हिंदी में किस तरह के बने हुए हैं? इतना, कितना, जितना विकसित हुआ है। आगे देखते हैं आगे क्या है,
आगे देखते हैं कि अपभ्रंश के निम्न शाक्य संख्यावाची विशेषणों के हिंदी में विकसित रूप। एक तरफ अपभ्रंश, एक तरफ हिंदी। एकक को एक, द्वितीय को दो, दूजा दूजा, तिगुण तिगुना, चौथ चौथा। अवधि में जो है आज भी हम लोग चौथा को चौथ कहते हैं। तो ये जो है हमारी अपभ्रंश भाषा से कुछ रिलेटेड और हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं। आगे देखते हैं। आगे है कि खड़ी बोली के अधिकांश परसर्गों कारकों का मूल आधार अपभ्रंश है। क्या है कि मूल आधार अपभ्रंश है। जैसे सहूँ से, महूँ में, केरा का बनता है। इस तरह से हमारे जो परसर्ग यानी कारक हैं वो हमारे मूल आधार अपभ्रंश से ही लिए गए हैं। किससे लिए गए? अपभ्रंश भाषा से ही लिए गए हैं। आगे देखते हैं क्या है आगे। आगे जो है वो है अपभ्रंश से हिंदी विकास यात्रा। क्रियाओं के विकास में अपभ्रंश का योगदान करई, करे, करहूँ, करो, करऊ, मरऊ, करऊ अज्ञार्थ क्रिया रूप में यथावत ब्रज और अवधि में प्रयुक्त हुए हैं। इन्हीं से क्या बने हैं? करो, मरो जैसे खड़ी बोली में अज्ञार्थ के रूप क्रिया के रूप में विकसित हुए हैं। किस तरह से विकसित हुए हैं? अज्ञार्थ क्रिया के रूप में विकसित हुए हैं। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। इसमें जो है कि अपभ्रंश की प्रेरणार्थक क्रियाएं हिंदी में यथावत संग्रहित। जैसे जो अपभ्रंश में प्रेरणार्थक क्रियाएं थी वो हिंदी में यथाग्रत ही उसी तरह से गृहीत स्वीकार कर ली गई हैं। जैसे कराइब, अवधि में कराई भी बोलते हैं। बैठाव, पढ़ाव आदि इनमें से खड़ी बोली में कराओ, बिठाओ, पढ़ाओ क्रियाएं विकसित हुई हैं। खड़ी बोली में किस तरह से विकसित हुई हैं? कराओ, बैठाओ, पढ़ाओ क्रियाएं जो हैं इस रूप में स्वीकार की गई हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। और अब जो है महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा को उत्तर अपभ्रंश और पुरानी हिंदी कहा जा गया है कि किस भाषा को पुरानी हिंदी और अपभ्रंश कहा गया है? अपभ्रंश को, अपहट्ट को, प्राकृत को, पाली को। तो किसको कहा गया है? वो कहा इसका जो सही आंसर है वो है बी, अपभट्ट को कहा गया है। किसको कहा गया? अपभट्ट को कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा बी। आगे चलते हैं आगे देखते हैं कि किस विद्वान ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना है? किस विद्वान ने उत्तर पुरानी हिंदी को अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। तो किसने कहा है? ये जो कथन है, ये कथन जो कहे किसने कहा है? ये क्या है? डॉक्टर चंद्रधर शर्मा। ये अभी आपको मैंने पीछे पढ़ाया था कि डॉक्टर चंद्रधर शर्मा ने क्या कहा है? अपभ्रंश भाषा को ही पुरानी हिंदी माना है। क्या माना है? अपभ्रंश भाषा। उन्होंने कहा है कि जैसे अपभ्रंश जो है उसी तरह से हिंदी पुरानी हिंदी में स्वीकार कर लिया गया है। उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा सी। आगे चलते हैं आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संयुक्त व्यंजनों के सरलीकरण का उदाहरण नहीं है? काम, आँख, हाथ, अंधेरा। सरलीकरण का जो उदाहरण है वो नहीं है। कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये जो होगा अंधेरा। क्या है? अंधेरा। सरलीकरण का ये उदाहरण नहीं है क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे शब्द बने थे उसके बाद अंधेरा बना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि अपभ्रंश के ओहो
ओई से हिंदी में विकसित सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है? ओई से कौन सा विकसित सर्वनाम है? वह, यहाँ, अपना, तुम्हारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वह। ओहो, ओई से ये कौन सा सर्वनाम बना है? वह सर्वनाम बना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा ए। आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। अपभ्रंश में कितने कारकी रूप शेष रहे हैं? कितने कारक, कितने प्रसर्ग उन्होंने माने हैं अपभ्रंश में? 2, 4, 3, 5। तो कौन कौन से अपभ्रंश उन्होंने माने हैं? तो वो हैं 3। कितने माने हैं? 3 अपभ्रंश माने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा सी। क्या होगा? सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि अपभ्रंश के एक एतिक कैतिक शब्द हिंदी में किस रूप में विकसित हुए हैं? एतिक कैतिक जो शब्द हिंदी में किस रूप में विकसित हुए हैं? ऐसा, कैसा, जैसा, तैसा, उतना, जितना, इतना, कितना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? वो हो जाएगा कि ऐसा और कैसा। किस तरह से माने कि ऐसा और कैसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा ये। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान रहा है। क्या है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान क्या रहा है? कारकों का विकास, सर्वनामों का विकास, संख्यावाची विशेषणों और क्रियाओं का विकास, या सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। क्योंकि अपभ्रंश में जो है कारकों का भी योगदान रहा है, सर्वनामों का भी योगदान रहा, संख्यावाची विशेषणों और क्रियाओं का विकास भी रहा है। तो ये था आज का शास्त्र। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं अगले शास्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।